और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक नया टॉपिक। ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी, कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया मेरे पास, और उसी को लेकर मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा और तब मुझे कहा कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे भी एक आपका पीपीटी और होना चाहिए, एक लेक्चर होना चाहिए। तो मैं उस पर कई सारे लेक्चर बनाऊंगा। अब इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक्स से। तो बेसिक्स में आपका है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स कि जब हम कोई बॉडी पर कोई लोड लगाते हैं, चाहे बॉडी कैसी भी शेप की हो, कैसे भी साइज़ की हो, जब हम कोई बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स उस फोर्स का अपोज करते हैं। ठीक है, तो उन अपोज वाले फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स। इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स। तो यदि कोई इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेगा, ठीक है, यदि कोई आपने फोर्स अप्लाई किया और उस अप्लाई किए हुए फोर्स के अपोज में पर यूनिट एरिया में जितने इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स काम करेंगे पर यूनिट एरिया में, these internal resistive forces are known as stress. Okay, and also it's called intensity of stress. ठीक है, प्रतिबल तीव्रता भी इसी को बोलते हैं, प्रतिबल तीव्रता की बोलते हैं और प्रतिबल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका होता है, इसको नोट करते हैं टाउ से। टाउ इक्वल टू फोर्स जो आपने अप्लाई किया अपॉन एरिया। ओके, तो यहाँ इसका जो यूनिट होगा इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जनरली पास्कल बोलते हैं। तो इसका यूनिट या तो हम पास्कल लेते हैं या फिर एमएम में बात करेंगे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, तो वो आपका हो जाता है एमपीए, मेगा पास्कल। ओके, दूसरा टर्म है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स द डिफॉर्मेशन और चेंज इन अ लेंथ और इन अ साइज by using force, so that change is known as strain. तो strain होता क्या है? strain होता है it's the ratio of change in say size upon the original size of any object, that is strain. तो हम जरूरी नहीं है कि स्ट्रेन को हमेशा लेंथ की बात करें, इट मे बी ये एरिया भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेन हमेशा कोई लेंथ नहीं होता है, ये एरिया भी हो सकता है। मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ये अलग चीज़ है कि हम कोई बॉडी है, उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ जो आपका इनिशियल लेंथ था दैट वाज एल नॉट। ठीक है, देन आफ्टर द अप्लाइंग द फोर्स इट विल बी in there in change in length, that is del L. So that del L is known as change in length. So area strain will be it is noted by small e. Strain will be del L upon L, change in length upon original length, or we can say change in size upon original size of any object, that is called strain. ठीक है, तो ये आपका strain होता है। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? लॉन्गनेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये लेंथ के लिए केस में हो गया, एरिया के केस में आपका। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे, जब हमारा स्ट्रेन हो जाएगा तो स्ट्रेन के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज। नंबर 1 इज दैट डायरेक्ट स्ट्रेस, नंबर 2 इज दैट इनडायरेक्ट स्ट्रेस, नंबर 3 इज दैट कंबाइंड स्ट्रेस, एंड नंबर 4 इज दैट थर्मल स्ट्रेस। तो हम इन सभी को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड किए हुए हैं और इस सब के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला आपका होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट में आपको बता दूं कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर डायरेक्टली उसकी एक्सिस पर या उसके सरफेस पर, तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, जो उस फोर्स के अलॉन्ग ही स्ट्रेस जनरेट होती हैं। तो ये हो सकता है कि शियर स्ट्रेस हो और हो सकता है कि एक्सियल स्ट्रेस हो। ठीक है, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है आपका, जो हम फोर्स अप्लाई किए हुए हैं उसके इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है उसके पेरिफेरिकल वे में, हो सकता है कि उसके बैंडिंग के फॉर्म में कोई स्ट्रेस पैदा होता है, तो उसे बोलते हैं हम टॉर्जनल स्ट्रेस या बैंडिंग स्ट्रेस। अगला आपका है कंबाइंड स्ट्रेस। तो ये आपका है कॉम्बिनेशन होता है दोनों एक्सियल का और बैंडिंग का, इसलिए इसे कंबाइंड स्ट्रेस बोला जाता है।
और अगला लास्ट है हमारा थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू चेंज ऑफ एनी टेम्परेचर इन अ ऑब्जेक्ट। सो जो स्ट्रेस पैदा होगा आपका वो कहलाएगा आपका थर्मल स्ट्रेस। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में स्ट्रेन को 3 तरीके से डिवाइड किया है बेसिकली। सबसे पहला आपका है नॉर्मल स्ट्रेन, सेकेंड वन इज दैट शियर स्ट्रेन एंड थर्ड वन इज दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल का मतलब जो हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंपल फोर्स की, एक्सियल फोर्स की हेल्प से जो होता है। सपोज कीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए लेंथ आपका L है, ये इसका विड्थ V है और इसका डेप्थ ये मान लीजिए H या D मान लेते हैं, H मान लेते हैं। चलो, मैंने यदि यहाँ पर इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया, मैंने अभी यहाँ पर मान लीजिए इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया, ये कि मैंने इसमें एक F फोर्स लगाया, ठीक है, इधर भी इसमें F फोर्स लगाया। जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज होगा। तो यदि फोर्स के अलोंग, फोर्स के डायरेक्शन में यदि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि फोर्स हमने इधर लगाया, हो सकता है कि बॉडी पर फोर्स इधर लगाया हुआ हो, तो फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो जो स्ट्रेन होगी दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। और जो फोर्स के दूसरे साइड में इधर फोर्स लगाया है, इधर फोर्स लगाया है, मान लीजिए इधर फोर्स लगाया है, चेंज आपका विड्थ में हो रहा है, चेंज आपका हाइट में हो रहा है, तो ये जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। दूसरा आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन दोनों के इसका अलग है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सरफेस पर इस तरीके से यहाँ पर माउंट किया हुआ है या कह सकते हैं बाइंड किया हुआ है, और मैं इसमें कोई एक फोर्स यहाँ अप्लाई करता हूँ, ये कोई एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसमें इसके अपर सरफेस में चेंज आएगा, लोअर सरफेस में चेंज नहीं होगा। तो बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, बॉडी हमारी इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो इसमें एंगुलर चेंज हुआ है दैट एंगुलर चेंज इज नोन एज शियर स्ट्रेन, दैट एंगुलर चेंज इज नोन एज शियर स्ट्रेन और इट इज नोटेड बाय फाई। एंड लास्ट वन इज दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हम कंबाइंड बॉडी की बात करें, पूरे वॉल्यूम की बात करें, तो बॉडी पर अपने जो फोर्स लगाए हुए हैं उसमें हो सकता है कि आपने एक F1 फोर्स यहाँ लगाया हुआ हो x डायरेक्शन में, F2 लगाया हुआ हो अपने y डायरेक्शन में। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस लगा रखे हैं और सारी डायरेक्शन में लगा रखे हैं। तो उन फोर्सेस से जो उसके वॉल्यूम में टोटल चेंज आएगा, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम EV, इट इज नोटेड बाई EV, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की तो वो क्या होगा, E इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल। और यदि हम बात करें लेटरल की तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन आपका होता है, साइड से दिखाते हैं ऐसे, इसको 1 अपॉन एम से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं इसे म्यू से भी इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका होता है डेल बी अपॉन बी। ये हमेशा माइनस में होता है क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे लेंथ का चेंज उस साइड में होगा, दूसरी साइड में क्या होगा, वो नेगेटिव चेंज होगा। यदि फोर्स आपका लगाया हुआ है टेंसाइल तो लेंथ आपका बढ़ेगा और साइड उसकी घटेंगी। यदि आपने फोर्स लगा रखा है कंप्रेसिव तो साइज आपका जो लेंथ है वो कम होगा और साइड जो है आपकी इंक्रीज होंगी। मतलब नेगेटिव साइन इसलिए लगाया मैंने कि फोर्स के अपोजिट काम करेगा आपका लेटरल स्ट्रेन। ओके, अगला है, अब हम बात करेंगे अलग अलग स्ट्रेस की, बात करेंगे अलग अलग स्ट्रेस की। तो अलग अलग स्ट्रेस में सबसे पहले आपका आता है एक्सियल एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेज। तो एक्सियल स्ट्रेस एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहला आपका होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि आपने फोर्स जो अप्लाई किया है बॉडी पर वो यदि टेंशन में है, यदि वो उसकी लेंथ को चेंज करने वाला है, लेंथ को इंक्रीज करने वाला है, तो उस फोर्स के थ्रू जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और यदि फोर्स आपने लगाया हुआ है उस पर कंप्रेसिव, जैसे यहाँ लगा हुआ है, उसको उसकी लेंथ को कम करने वाला है, तो वो कहलाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस।
ये दोनों ही स्ट्रेस आपकी कहलाती हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस बोथ आर नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस which are normal to the plane on which they act are called direct stresses and they are either tensile or compressive. Similarly in case of shear stress, shearing का मतलब क्या है मैं आपको बताया पहले से ही कि जब हम फोर्स कोई लगाते हैं तो उससे shear इसमें पैदा हो। तो देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो प्लेट्स का यूज़ किया हुआ है। सपोज दैट कि मैं दो कोई प्लेट्स को, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेट्स को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए मैंने बाय मीन्स ऑफ बोल्ट आई हैव जॉइंट दीज बोथ प्लेट्स। तो क्या होगा, जब मैं प्लेट्स पर इधर फोर्स लगाऊंगा और इधर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये दोनों आपका फोर्स इसके बोल्ट में जो लगा हुआ है इस बोल्ट के एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काम करेंगे, जो कि इस बोल्ट को, यदि मान लीजिए बोल्ट आपका है ऐसा, है ना, यदि आपका ये बोल्ट ऐसा है, ठीक है, तो इस बोल्ट को यहाँ से कट करेंगे। तो ये जो इसका एरिया होगा दैट इज कॉल्ड शियर एरिया, और जो स्ट्रेस यहाँ पर आपका डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ओके, तो शियर स्ट्रेस इज अ फोर्स that cause layers or parts to slide upon each other in opposite direction. An example of shearing stress is the force of two connecting rocks rubbing in opposite direction. तो ये आपको यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए आपने यहाँ चाहे ग्लू का यूज किया है चाहे बोल्ट का यूज किया है, तो शियर स्ट्रेस कहाँ लगेगा, ये जहाँ इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अगला आते हैं टॉर्जन स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस ये स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रेस होती हैं जब कोई भी हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्टिंग के टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होती हैं दीज आर नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हमारी कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है तो वहाँ भी ट्विस्टिंग हो रहा है हमारा, वहाँ भी टॉर्जनल स्ट्रेस होती हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस इन विच वन एंड ऑफ अ पार्ट इज सिक्योर्ड while the other end is twisted. According to figure you can see that कि यहाँ मैंने एक, हो सकता है कि मैं कोई एक साइड को या दोनों साइड को आपस में ट्विस्ट कर रहा हूँ ये डायग्राम की तरह से, तो ये क्या है आपका टॉर्जनल स्ट्रेस कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्जन फॉर्मूला, टॉर्जन इक्वेशन होती है आपकी दैट इज टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर एंड जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ जो टाउ आपका है, यहाँ जो टाउ आपका है दैट इज शियर स्ट्रेस। तो हम लोग क्या करते हैं, टाउ अपॉन आर और इक्वल टू टी अपॉन जे की वैल्यू से हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टी क्या होगा, टॉर्क होगा मेरा, आर क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं dy/2 हो गया, और जे जो होता है दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट विल बी फॉर अ सर्कुलर सेक्शन इट विल बी पाई d/4/32। तो यहाँ जो डी क्या है मेरा, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ओके, अगला आता है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। बेंडिंग स्ट्रेस है क्या, बेंडिंग स्ट्रेस है क्या, बेंडिंग स्ट्रेस है बेटा आपका, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज इंड्यूस्ड एट अ पॉइंट इन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू लोड्स दैट कॉज टू बी बेंड। यदि कोई ऐसा फोर्स जो कि आपने किसी बॉडी पर अप्लाई किया जो कि इसको मोड़ दे, जो कि इसे बेंड कर दे, जो कि इसे बेंड कर दे इस शेप में, किस शेप में, बीम की शेप। जैसे आपने बीम देखा है, बीम यदि आपने लगाया और बीम पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, बीम आपका कर्विकल शेप में इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो यहाँ जो इसमें स्ट्रेस पैदा होगा दैट स्ट्रेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, दैट स्ट्रेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका, बेंडिंग के क्वेश्चन से निकालते हैं, वो होता है आपका m/i Fv/y या सिग्मा b/y। तो सिग्मा v क्या होता है आपका, सिग्मा v होता है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, और इसका भी यूनिट आपका स्ट्रेस का वही होता है पास्कल और मेगा पास्कल। ओके, फॉर्मूले आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि कोई बीम को यदि फोर्स लगाते हैं तो वो कैसे मुड़ जाता है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है वो यही आपको इंडिकेट करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा b = my/i। ओके, अगला देखिए, अब आता है कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस में क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रेस में हम लोग बात करते हैं जब कोई बॉडी पर बेंडिंग के साथ साथ
कोई डायरेक्ट स्ट्रेस काम कर रहा हो, जैसे कि हम बात करें एक कॉलम की, यदि कोई हम कॉलम ले लें, ठीक है, और उस कॉलम पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें, यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर P, तो क्या होगा, सेंट्रिक फोर्स हो गया। यदि यही फोर्स मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर अप्लाई करूँ किसी कॉलम पर, जैसे हमने F अप्लाई किया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा कॉलम बकल हो जाएगा इस तरीके से, हमारा कॉलम बकल हो जाएगा, मुड़ जाएगा इस तरीके से। और ये जो बकलिंग से क्या होगा, इसमें दो स्ट्रेस पैदा होंगे, एक तरफ पैदा होगा इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरी तरफ पैदा होगा इसमें टेंसाइल स्ट्रेस, और तीसरा होगा बेंडिंग स्ट्रेस। तीसरा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। इस तरीके से बेंड हो जाएगा ये। तो जब कोई भी आपका स्ट्रेस के केस में कोई दो स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, किसी भी बॉडी में एक साथ डेवलप होते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन। तो कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो इट विल बी, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये आपका फॉर्मूला होगा P/A, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, My/I। तो कंबाइंड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/A प्लस My/I। ओके, क्लियर है बेटा। ऐसे ही इसको हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई आपकी शाफ्ट है और वो शाफ्ट बियरिंग पे लगी हुई है, ठीक है, तो उस शाफ्ट में मैंने कोई पुली माउंट कर दिया, तो जो पुली हुआ क्या होगा, घूमने के साथ साथ एक आपका ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाएगा W, जो कि इसे नीचे की ओर झुकाने का काम करेगा। जब इसे झुकाएगा ये वाला, जब इसे झुकाएगा तो क्या होगा, इसमें बेंडिंग भी पैदा होगा और इसमें टॉर्जन तो पैदा हो ही रहा है। तो ये भी कंबाइंड स्ट्रेस का भी एग्जांपल है। यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस पैदा हो रहा है इकट्ठा। ओके, आगे चलते हैं। थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड और विच इज इंड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय मीन्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यदि कोई बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और उसके जरिए उसमें आपका स्ट्रेस पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। मगर थर्मल स्ट्रेस का एक चीज़ है कि कोई भी यदि बॉडी है, मान लीजिए मैंने एक बॉडी लिया, यदि मैंने एक बॉडी लिया, ये बॉडी है मेरा, ठीक है, इस बॉडी को मैंने यहाँ, इसका टेम्परेचर पहले T1 था, मैंने थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर करके T2 कर दिया। यदि मैंने इसे ऐसे फ्रीली ही टेम्परेचर चेंज किया है तो इसमें कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, इसमें कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। यदि मैंने इसमें यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और तब मैं इसे हीट दे रहा हूँ, तो क्या होगा, इसमें रेस्ट्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, अब स्ट्रेस में पैदा होंगी। ठीक है, तो क्या होता है थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस क्रिएटेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर टू अ मटेरियल. This type of stress is highly dependent on the thermal expansion coefficient which varies from material to material. हो सकता है कि हर मटेरियल में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चेंज होता हो, क्योंकि उनका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है वो अलग अलग है इसलिए. ठीक है, इन जनरल द लार्जर द टेम्परेचर चेंज द हायर द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट कैन अकर. ओके, थर्मल स्ट्रेसेस को होती किस तरीके से? दो तरीके से होती हैं. रेस्ट्रेन थर्मल स्ट्रेसेज एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों तरीके से हो सकती हैं, मगर रेस्ट्रेंड हो मतलब उनमें क्या है, अवरोध हो. दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट लीड टू डिफरेंशियल डायमेंशनल चेंज. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होंगी तभी आपका थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा. यदि कोई इनमें से एक चीज़ नहीं होगी तो थर्मल स्ट्रेस पैदा नहीं होगा. क्लियर रखिएगा दिमाग में. अगला आपका फॉर्मूला देख लीजिए. फॉर्मूले आपको बता दूं मैं, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. वैसे यहाँ हम लोग बस जो बात करते हैं, मैं आपको बताऊँ एक चीज़ ज़रा सिंपल सी, कि यहाँ जो फार्मूला फाइंड करते हैं तो उसको थोड़ा उल्टा फाइंड करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ से फाइंड करते हैं. स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? स्ट्रेंथ होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है? दैट इज डिपेंड्स अपॉन द थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो ये जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है, वो होता है आपका अल्फा इंटू टी. अल्फा क्या है आपका? अल्फा आपका है थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, और डेल टी क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर, इतना अपने टेम्परेचर को चेंज किया. अब ई की हेल्प से जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई की हेल्प से हम स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कैपिटल ई यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो मुझे स्ट्रेस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा आपका
टाउ इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अल्फा डेल टी इंटू ई। ओके, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने एग्जाम्पल में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि यदि मान ली हमारी पहली बॉडी कोल्ड थी, ठंडी थी, मैं इसका टेम्परेचर चेंज किया तो इसके लेंथ में चेंज तो हुआ मगर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने थर्मल एक्सपेंशन जो किया है मगर विदाउट रेस्ट्रेंट किया है। विदाउट रेस्ट्रेंट करूँगा तो कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। रेस्ट्रेंट लगाकर मतलब मैंने यहाँ पर एक रेस्ट्रेंट लगाया, देखिए ये वाला, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ है। तो अब क्या होगा, अब मैं यदि गर्म करूँगा क्या होगा, अब बॉडी में रेस्ट्रेंट हो गए, अब बॉडी में स्ट्रेस पैदा होंगे, अब इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स जो है वो काम करना शुरू करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करते। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to watch more in future my videos. Okay, thank you all.